हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आज से आपकी न्यू वीडियो आ रही है क्लास 10th की। हम इसे लैपटॉप के मदद से हम वीडियो को शूट करेंगे और इस लेक्चर वीडियो में हम क्लास 10th की पहली वीडियो को लेकर कर रहे हैं साइंस की रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर बैलेंस केमिकल इक्वेशन के बारे में सीखेंगे और इस वीडियो में हम वन शॉट में सारे इस लेक्चर वीडियो को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, आइए उससे पहले कि आपको सबसे पहले यहाँ पर बहुत सारे बैलेंस केमिकल इक्वेशन के बारे में सीखना होता है प्यारे बच्चों, तो आओ इसे सीखना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए एक तो मेथड ये होता है बैलेंस केमिकल इक्वेशन में कि कोई भी अगर कंपाउंड्स या कोई भी अगर एलिमेंट्स होता है तो उसके बाएं तरफ के एटम को और दाएं तरफ के एटम को काउंट करके और दोनों तरफ को बराबर कर लेना। ये बहुत ही सिंपल होता है, परंतु कई बार इतनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती है बैलेंसिंग में कि मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। इसीलिए मैंने यहाँ पे कुछ नियम को लेकर के आया है। प्यारे बच्चों, इससे पहले आप ये जान जाइए कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन करना क्यों ज़रूरी है। तो आप इस चीज़ को जानते हैं कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार कोई भी केमिकल रिएक्शन में ना ही तो द्रव्यमान को उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही द्रव्यमान को नष्ट किया जा सकता है। तो हम इस बात को कह सकते हैं कि जब ना ही द्रव्यमान को उत्पन्न किया जा सकता है ना ही द्रव्यमान को नष्ट किया जा सकता है, इसका मतलब कि द्रव्यमान कांस्टेंट होता है। जो रासायनिक अभिक्रिया में जो द्रव्यमान पहले रहा होगा वही द्रव्यमान बाद में भी रहेगा। क्लियर है? ठीक है, अब आइए, कभी कभार पेपर में आपको से एक क्वेश्चन पूछ भी देता है, ठीक है, कि रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना आवश्यक इसलिए है, ठीक है, क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान की जो मात्रा रासायनिक अभिक्रिया के पहले होती है वही रासायनिक अभिक्रिया के बाद होती है। इसीलिए हमें रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करके लिखना चाहिए। क्लियर है? अब आइए, ठीक है, आपकी बुक में मैंने इसे पहले कुछ केमिकल रिएक्शंस को लेकर के और उसे बैलेंसिंग सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, आइए मेरे साथ, बहुत ही आराम से सिखाएंगे। जैसे ये आपका मैग्नीशियम है और ऑक्सीजन है और ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। अभी ये अनबैलेंस है प्यारे बच्चों, अभी ये अनबैलेंस है। ठीक है, अभी ये अनबैलेंस है। अब इसका सॉल्यूशन देखिए किस तरीके से मैं यहाँ पे इक्वेशन बना करके इसे डील करता हूँ। बहुत बड़े से बड़े भी कैसे भी केमिकल रिएक्शन आ जाएंगे आपको 10th क्लास के अंदर प्यारे बच्चों, एक झटके में सॉल्व हो जाएगा, एक झटके में। ठीक है, और आपकी रफ्तार पकड़ाना जरूरी है। रफ्तार पकड़ेगा तभी जब इस केमिस्ट्री की बुनियाद खड़ी होगी। केमिस्ट्री की बुनियाद खड़ी होने के लिए आपको ये वीडियो आपको देखना बहुत ज़्यादा जरूरी है, खास करके बैलेंसिंग वाला। ठीक है, अगर बैलेंसिंग वाला और ये रिएक्शन को समझना स्टार्ट करें, इसमें केमिस्ट्री के सारे रिएक्शंस को यहाँ पर समझना है, इसीलिए ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। ठीक है, आइए अब मेरे साथ देखिए। तो जैसे देखिए मैं क्या करने वाला हूँ, मैग्नीशियम यहाँ पे है, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन मैग्नीशियम ऑक्साइड है, ये अनबैलेंस है। ठीक है, मुझे बैलेंस करना है। तो मैग्नीशियम एक पार्ट है, एक पार्ट ऑक्सीजन है और एक पार्ट और है। तो मैं इसे एक कॉफिशिएंट ले लेता हूँ। मैग्नीशियम का कॉफिशिएंट ए है और ऑक्सीजन का कॉफिशिएंट बी है और मैग्नीशियम ऑक्साइड का कॉफिशिएंट सी है। अज्यूम कर लीजिए। तो बेटा जी आप ये बताइए कि मैग्नीशियम के यहाँ पर मैग्नीशियम एलएचएस साइड में भी है और मैग्नीशियम राइट साइड में भी है, ऑक्सीजन एलएचएस साइड में भी है और ऑक्सीजन राइट साइड में भी है। तब आप बताइए आप हमको कि अगर मैं मैग्नीशियम का कॉफिशिएंट ए माना हो तो मैंने ए लिख दिया, लेकिन मैग्नीशियम के लेफ्ट साइड में कॉफिशिएंट ए माने हैं तो ए लिख दिए। तो मैग्नीशियम के राइट साइड में वही कॉफिशिएंट आपने क्या माना, जैसे ए बी सी, तो मैग्नीशियम का राइट साइड में कॉफिशिएंट प्यारे बच्चों क्या है, सी है। क्लियर है? तो अब आप देख लीजिए, तो मैग्नीशियम का एक एटम को इसके कॉफिशिएंट से मल्टीप्लाई कराएंगे तो प्यारे बच्चों मैग्नीशियम का जो कॉफिशिएंट होगा वो 1 से ए में मल्टीप्लाई कराऊंगा तो ए आ जाएगा। अब इधर देखिए, इधर मैग्नीशियम कहाँ है, यहाँ है। तो मैग्नीशियम का एक एटम को सी से मैं मल्टीप्लाई कराऊंगा तो ए सी के इक्वल आ गया। ये एक इक्वेशन कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब आप आ जाइए, ऑक्सीजन का यहाँ पर 2 एटम है, इस 2 एटम को बी से मैं मल्टीप्लाई कराऊंगा तो ऑक्सीजन का जो कॉफिशिएंट है वो बी है तो यहाँ पे हो जाएगा 2b, और इधर ऑक्सीजन का 1 एटम है तो इसको 1 से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो ये हो जाएगा 1 इंटू सी, क्या हो जाएगा 1c। बस अब इन दोनों इक्वेशन को आप ध्यान से देखिए, a इज इक्वल टू सी और 2b इज इक्वल टू सी, दोनों में सबसे ज्यादा बार कॉफिशिएंट कौन सा आया, तो सी और सी आया है। तो सी को आप 1 मान लीजिए, सी को 1 मानोगे तो देख लीजिए सी को 1 मानोगे तो ए के प्लेस पे क्या आ जाएगा, सी इज इक्वल टू 1, तो ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। ठीक है, और सी इज इक्वल टू 1 पहले से आप ले लिए हो। ठीक है, तो सी का भी वैल्यू मालूम चल गया 1 और ए का भी वैल्यू मालूम चल गया 1, और बी का वैल्यू अगर मुझे चाहिए प्यारे बच्चों मुझे बी का वैल्यू मालूम चलना है कि बी का वैल्यू क्या होगा, तो बी का वैल्यू के लिए आप यहाँ पे सी के प्लेस पे 1 बैठा दीजिए, तो 2b इज इक्वल टू 1 देन b इज इक्वल टू 1/2। क्लियर है? अब यहाँ पर जो आप कोफिशिएंट माने हो ए बी और सी, यारे बच्चों इन सारे प्लेस पे ए बी और सी का प्लेस को रख दो आप। तो मैग्नीशियम के प्लेस पे मैग्नीशियम का कोफिशिएंट ए था तो यहाँ पर मैंने 1 रख दिया, बिकॉज ए का जो वैल्यू आया है वो 1 आया है। ठीक है, और बी का वैल्यू अगर देखें तो ऑक्सीजन का क्या है 2 है, तो मैं यहाँ पे क्या रख दिया, मैं यहाँ पे ऑक्सीजन के जो कोफिशिएंट है वो बी है तो बी का वैल्यू 1/2 आया तो मैंने यहाँ 1/2 रख दिया। और यहाँ पर देखें तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का कोफिशिएंट सी है तो सी का वैल्यू 1 आया तो मैंने यहाँ पे 1 रख दिया। अब प्रॉब्लम ये होता है कि ये वैल्यू आपका कंप्लीट नहीं है, ये वैल्यू तो आपका इंटीजर में आ रहा है, पूर्णांक में आ रहा है। ठीक है,
तो आप इसको पूर्ण संख्या के रूप में बदलने के लिए क्या कीजिए कि इस 2 को हटाने के लिए इस पूरे केमिकल रिएक्शंस में 2 से मल्टीप्लाई करा दीजिए। तो 2 से आप जब यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ 2 mg हो जाएगा, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 2 ऑक्सीजन हो जाएगा, ठीक है। सॉरी, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और जब यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 2 मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब ये प्यारे बच्चों बैलेंस हो गया। अब आप देख लो, मैग्नीशियम इधर 2, मैग्नीशियम इधर 2, ऑक्सीजन इधर 2, ऑक्सीजन इधर भी 2 से मल्टीप्लाई हो गया, तो ये इधर भी ऑक्सीजन 2। अब ये बैलेंस हो गया। क्लियर है? तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट। आपके लिए बहुत सारा तो नहीं कहेंगे, लेकिन आपको जानने के लिए बहुत अच्छा है। तो प्यारे बच्चों, आप इसे ट्राई कर लेना, ठीक है। हम एक और इससे ज़्यादा खतरनाक वाला लेकर के आए हैं यहाँ पर, ठीक है। ये आपकी बुक का ही है, Fe + H2O, Fe3O4 + H2। अब आप इसको बैलेंस करके बताइए। तो फेरस यहाँ भी है, फेरस यहाँ भी है, ठीक है। तो मैं पहले से कोफिशिएंट से नेमिंग कर देता हूँ। तो Fe के प्लेस पे कोफिशिएंट A, फिर B, फिर यहाँ C और यहाँ D, ठीक है। नेमिंग कर दिया। नेमिंग करने के बाद प्यारे बच्चों मैं क्या कर रहा हूँ उसे ध्यान से देखो। ये जो A है, ठीक है, ये जो A है वो क्यों A आया है? बिकॉज आप ऐसा देखिए कि फेरस का 1 एटम है, तो 1 को A से मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो A आ जाएगा, ठीक है। और फेरस यहाँ देखिए, यहाँ पे A B C है, तो 3 को C से मैं मल्टीप्लाई कराऊंगा तो 3C आ जाएगा, बिकॉज Fe का एटम 3 है और Fe का कोफिशिएंट C है, तो ये 3C हो जाएगा। तो A = 3C। अब हो गया फेरस के बाद हाइड्रोजन की बारी आ गई। फेरस के बाद जब हाइड्रोजन की बारी आ गई तो हाइड्रोजन को देख लीजिए, हाइड्रोजन का यहाँ पर कोफिशिएंट B है और हाइड्रोजन का एटम 2 है, तो 2 को B से मैं मल्टीप्लाई कराऊंगा 2B। और अगर यहाँ मैं देख लूँ तो हाइड्रोजन का एटम क्या है? हाइड्रोजन का एटम यहाँ पे 2 है, 2 को D से मैं मल्टीप्लाई कराऊंगा तो 2D हो जाएगा। ओके, अब मैं देख लेता हूँ कि ए बी के बारे में तो देख लिया। अब यहाँ पे देखूँ तो अब ऑक्सीजन की बारी आ गई। तो ऑक्सीजन का एटम कितना है? यहाँ 1 है, तो 1 को B से मैं मल्टीप्लाई कराऊंगा तो B हो जाएगा। और यहाँ पे ऑक्सीजन का देखूँ तो ऑक्सीजन का है 4 एटम, तो 4 को C से मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो 4C हो जाएगा। इन तीनों इक्वेशंस को प्यारे बच्चों आप ध्यान से देखो कि कौन से मैक्सिमम है जो सबसे ज़्यादा बार आए हैं, अकर्ड हुए हैं, ठीक है। तो आप देखोगे तो मेरे हिसाब से तो सबसे ज़्यादा बार आने वाला सर यहाँ है, C भी है, C भी है। वैसे आप B को भी आप ले सकते हैं, B यहाँ भी है, यहाँ भी है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो मैं अगेन फिर से C को 1 मान लेता हूँ। तो जैसे ही मैं C को 1 मानता हूँ तो A = 3 हो जाएगा, ठीक है। A = 3 हो जाएगा, C = 1 हो गया। B, अब B के प्लेस पे अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पर थर्ड वाले में देख लीजिए, तो थर्ड वाले में देख लेते हैं। तो C के प्लेस पे मैं जैसे 1 ले लेता हूँ तो 4 × 1 क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 4 × 1 4 हो जाएगा। तो B के प्लेस पे क्या आ गया? 4 हो गया, ठीक है। अब मुझे D के वैल्यू चाहिए। A कंप्लीट हो गया प्यारे बच्चों, B हो गया, C हो गया, अब D के वैल्यू चाहिए। तो D के वैल्यू के लिए आप यहाँ जाइए, तो 2D = 2B है, तो B के प्लेस पे तो आप पहले ही निकाल लिए हो वैल्यू। B के प्लेस पे वैल्यू आपका आया है 4, तो 4 × 2 = 8 हो जाएगा, और 2 से जब इसको कैंसिल करोगे तो 4 हो जाएगा यहाँ पर। तो D का वैल्यू हो जाएगा 4, ठीक है। अब आप इसको यहाँ पर जो कोफिशिएंट जो आप माने हो A B C और D, इसके प्लेस पे आप सारे के वैल्यू रख दो। तो यहाँ पर Fe जो कोफिशिएंट है Fe का A, उसके प्लेस पे आया 3, तो 3Fe प्लस यहाँ पे B के प्लेस पे क्या है? 4H2O 4 है, और Fe3O4 यहाँ पे C के प्लेस था, तो C के प्लेस पे 1 आया है, मैंने रख दिया, और D के प्लेस पे 4 रख दिया। इस प्रकार से प्यारे बच्चों आप इसे देख सकते हो, ये एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन हो गया। ये एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन हो गया। क्लियर है? अब आप मेरे साथ एक और आ जाइए, इधर कुछ और ट्राई करना है, ठीक है। अच्छे क्वेश्चंस आपके लिए लेकर के आए हैं बैलेंस सिखाने के लिए, ठीक है। बैलेंस करने के लिए तो अगर आप काउंट कर करके करोगे तभी, LHS में काउंट कीजिए, RHS में भी काउंट कीजिए। हिट एंड ट्रायल मेथड जिसे हम लोग बोलते हैं, पढ़ाएंगे जिस समय लैपटॉप पे आएंगे, ठीक है। तो अभी आप आइए यहाँ पे देखिए, इस तरीका से, ठीक है, क्वेश्चन झटके में सॉल्व हो जाता है, बड़े से बड़े क्वेश्चन भी, ठीक है। इसीलिए सबसे पहले मैं इसे सिखा दे रहा हूँ आपको, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर कोफिशिएंट मान लिए N2 + H2, NH3 बनाया है, ठीक है। तो यहाँ पे N2 का कोफिशिएंट A मान लिए, H2 का कोफिशिएंट B मान लिए, और NH3 का कोफिशिएंट C मान लिए, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे प्यारे बच्चों ध्यान से मैं चीज़ों को देखूं और समझाऊं आपको, तो मैं पाता हूं कि नाइट्रोजन है और हाइड्रोजन है, तो जो इधर रहेगा वही तो उधर भी रहेगा। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन इधर है तो उधर भी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन ही होगा, दूसरा नहीं आ सकता है, ठीक है। तो अब मैं ऐसा कर लेता हूं कि नाइट्रोजन का 2 एटम को इसका कोफिशिएंट से मैं मल्टीप्लाई कराता हूं तो 2A हो जाएगा, और नाइट्रोजन के 1 एटम को C से मैं मल्टीप्लाई कराता हूं तो सर ये C हो जाएगा। तो 2A = C। अब ये प्यारे बच्चों एक केमिकल इक्वेशन बनकर तैयार हो गया, ठीक है। ये एक इक्वेशन बनकर तैयार हो गया। अब 2B, तो यहाँ पे ध्यान से देखें, तो हाइड्रोजन का 2 एटम है और इसको मैं कोफिशिएंट B से मैं मल्टीप्लाई कराता हूँ तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 2B, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2B। और अब इधर जो हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन तो इधर भी है, तो हाइड्रोजन का यहाँ पर कितना एटम है? देख लीजिए 3 एटम, 3 एटम को C से मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो 3C हो जाएगा, ठीक है। ये इक्वेशन हो गया आपका सेकंड, ठीक है। अब इसमें सबसे मैक्सिमम वेरिएबल कोफिशिएंट कौन आया? आप देख लीजिए, तो सर C 2 टाइम्स आया है, तो C को आप ले लीजिए 1, तो जो मैक्सिमम टाइम्स आता है उसको आप 1 ले लीजिए, ठीक है। तो C = 1, तो अगर C = 1 लोगे तो 2A = 1, देन A = 1/2। समझिएगा प्यारे बच्चों, A = 1/2। क्लियर है? अब B के बारे में अगर हम ध्यान से देखें तो C = 1 ले लिए हैं, तो B = हो जाएगा 3/2। C = 1, तो 1 से 3 में मल्टीप्लाई 3, और 2B = 3, देन B = 3/2। अब जो यहाँ पे वैल्यू है प्यारे बच्चों A B C, उसके प्लेस पे आप ये वाले वैल्यू को बैठा दीजिए, और बैठाने के बाद कुछ नहीं करना है। अगर वो वैल्यू अगर आपको फ्रैक्शन बना रहा है
तो उस फ्रैक्शन को आप क्या कीजिए कि उस फ्रैक्शन के आप एलसीएम निकाल करके और उससे मल्टीप्लाई करा दीजिए। जैसे यहाँ पे 1/2 आ रहा है, यहाँ पे 3/2 आ रहा है, तो भाई 2 से ओवरऑल में गुना करा दो, काम खत्म हुई। तो ये बन गया N2 + 3H2 + NH3। क्लियर है। अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं, एक और आपके सामने है, तो अब आप उसे भी देख लीजिए। जैसे है PbNO3 लेड नाइट्रेट है। लेड नाइट्रेट को जब आप इसको ब्रेक करोगे, तोड़ोगे, तो ये बनाता है लेड ऑक्साइड प्लस में नाइट्रोजन का ऑक्साइड प्लस में ऑक्सीजन गैस। ठीक है, ये देता है। ठीक है, अब आप इसको बैलेंस करने सीखिए। तो अब आप आइए मेरे साथ। तो सबसे पहले लेड को यहाँ पे लेड नाइट्रेट को A यहाँ पे कोफिशिएंट ले लिए, लेड ऑक्साइड को कोफिशिएंट B ले लिए, नाइट्रोजन ऑक्साइड के कोफिशिएंट क्या ले लिए, C ले लिए, और यहाँ पर कोफिशिएंट D ले लिए। तो ABCD मुझे ऐसा कुछ बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो अब आप आ जाइए यहाँ पे, देखिए तीनों का वैल्यू A B C और D, बस ये तीनों का वैल्यू निकाल दीजिए, काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, ओके। तो अब आप आइए, सबसे पहले लेड को देखते हैं क्या कंडीशन है। ठीक है, तो लेड को अगर मैं ध्यान से देखूं तो लेड का यहाँ पर एक एटम है, लेड का यहाँ पर एक एटम है, और इस एक एटम को मैं A से मैं मल्टीप्लाई कराऊंगा तो A आ जाएगा। ठीक है, लेड इधर है तो लेड इधर भी तो है, तो लेड यहाँ पर एक एटम यहाँ भी है, तो 1 को B से मैं मल्टीप्लाई कराऊंगा तो ये क्या हो जाएगा, A = B। मैं इसे इक्वेशन 1 ले लेता हूँ। ठीक है, अब आगे जाते हैं। लेड के बाद किसका है वैल्यू, नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन मैंने ले लिया। ठीक है, तो नाइट्रोजन लेने के बाद मैंने देखा कि नाइट्रोजन का कितना एटम है, तो सर ये NO3 का होल ट्वाइस है, तो ये नाइट्रोजन का भी एटम है। ठीक है, 2। तब मैंने क्या किया कि इस 2 को A से मैं मल्टीप्लाई अगेन करा दिया, इस 2 को मैं A से मल्टीप्लाई करा दिया, तो 2A। और यहाँ पर नाइट्रोजन को ध्यान से देखूं तो नाइट्रोजन का कितना एटम है, यहाँ पर एक एटम है, एक एटम है, यहाँ पर कुछ नहीं तो क्या प्यारे बच्चों, एक है। तो मैं 1 को C से मैं मल्टीप्लाई कराऊँ तो C हो जाएगा। क्लियर है, तो 2A = C। अब इसके बाद नाइट्रोजन के बाद है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन यहाँ पर है कितना, 2 × 3 2 × 6। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैं देखूँ को 2 या 6 को A से मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो 6A आ जाएगा। अब इस 6A आ गया, तो अगर ऑक्सीजन इधर है तो ऑक्सीजन यहाँ भी है, तो ऑक्सीजन कहाँ कहाँ है सर, यहाँ है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। ठीक है, तो मैं मल्टीप्लाई करा के लिख देता हूँ, तो ये आ जाएगा B, और ये उसी प्रकार से सिमिलरली प्यारे बच्चों 2 से C में मल्टीप्लाई करूँगा तो 2C, और ये हो जाएगा 2D। क्लियर है, तो ये आपकी इक्वेशन सेकेंड बन गई प्यारे बच्चों, और ये इक्वेशन बन गई आपकी थर्ड। ठीक है, अब आप देखिए कि सबसे ज़्यादा मैक्सिमम टाइम्स कौन आया है, तो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम टाइम्स अगर मैं देखूँ तो ए तीनों में ही आया है। तो मैं ए को मैं लेट कर लेता हूँ 1। ठीक है, मैंने मान लिया कि A = 1 है, तो A अगर 1 हो जाएगा तो B भी 1 हो जाएगा। क्लियर है, ये दो वैल्यू कंप्लीट हो गए। अब आ जाते हैं यहाँ पे 2A = C है, तो A = 1 है तो C = 2 हो गया। अब वैल्यू बच गई D की निकालने की, तो D देखिए कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो A का वैल्यू 1 है तो 6 × 1 क्या हो जाएगा, 6 × 1 6 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या है B, तो B के प्लेस पे क्या आया है, आपका वैल्यू 1 आया है। C, तो C के प्लेस पे 2C, तो 2 × 2 = 4 हो जाएगा। C के वैल्यू 2 आया तो 2 × 2 = 4 प्लस का 2D। तो बताइए प्यारे बच्चों, 2 × 2 = 4, 4 और 1 5, और इस 6 1 = 6, तो इस 5 को ले जाकर के उधर मैं सब्सट्रैक्ट करा दूंगा तो 2D = 1 आ जाएगा, तो देन D = 1/2 आ जाएगा। अब सारे वैल्यू A B C D के प्लेस पे जो भी कोफिशिएंट थे उनके सारे वैल्यू को यहाँ से बैठा दीजिए, पुट कर दीजिए, तो यहाँ पर हो जाएगा 1, यहाँ हो जाएगा 1, यहाँ हो जाएगा 2, और यहाँ हो जाएगा 1/2। क्लियर है, बट सर यहाँ पर जो वैल्यू आ रहा है वो किस चीज़ में आ रहा है, यहाँ पर वैल्यू फ्रैक्शन में आ रहा है। तो फ्रैक्शन को हटाने के लिए सारे इक्वेशंस में, इस सारे इक्वेशन में जहाँ जहाँ कोफिशिएंट था उन सारे में 2 से मैं मल्टीप्लाई करा दूंगा तो काम हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं 2 से मैं मल्टीप्लाई कराऊंगा तो ये हो जाएगा 2, और यहाँ पे 2 से मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ भी हो जाएगा 2, और यहाँ 2 से मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ हो जाएगा 4, और यहाँ 2 से मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो सर ये 1/2 को 2 से कट करूँगा तो यहाँ पर केवल ऑक्सीजन बचेगा, यहाँ पर कुछ भी ना बचेगा, मतलब 1 केवल बचेगा। ठीक है, अब हम ठीक है इसके आगे की सीरीज को बढ़ाएंगे। हेलो माय डियर स्टूडेंट, अब मैं उस वीडियो को आगे फॉरवर्ड कर रहा हूँ। अब आप आइए मेरे साथ देखिए। आपने दैनिक जीवन में कुछ निम्नलिखित परिस्थितियों पर ध्यान दिया और विचार किया होगा। ठीक है, जैसे मैं आपके सामने कुछ कंडीशंस बतला रहा हूँ, या फिर आप डे टू डे लाइफ में इन सारी चीज़ों को आप देखते हैं। जैसे गर्मियों में कमरे के ताप पर दूध को खुला छोड़ दिया जाता है, दूध फट जाता है, जाहिर सी बात है। लोहे को, तवा, तसला, कील आदि को आर्द्र वायुमंडल में खुला छोड़ दिया जाता है, क्या होता है आप ही बताइए, वह नष्ट हो जाता है, बर्बाद हो जाता है, जंग लग जाता है। अंगूर का किण्वन हो जाना मतलब कि अंगूर का फर्मेंटाइजेशन जब हो जाता है तो ही तो आप उसको एल्कोहल के रूप में परिवर्तित कर पाते हैं। यहाँ पर भी कुछ ना कुछ परिवर्तन हो रहा है। यहाँ पर बेसिकली इस पूरे चैप्टर में प्यारे बच्चों परिवर्तन के बारे में पढ़ना है। चेंजिंग क्या क्या रहे, केमिकल रिएक्शंस के बारे में। ठीक है, और आप जानते ही हैं, छोटे क्लासों में पढ़ चुके हैं कि केमिकल रिएक्शंस क्या होता है। एक बार अगर कोई नई पदार्थ बन जाती है तो वह पुरानी अवस्था में नहीं आ सकती है, वही केमिकल रिएक्शन होती है। ठीक है, हम सांस लेते हैं तो सांस लेने से क्या होता है, सांस लेने से हमारे बॉडी में भोजन के अंदर छुपी हुई ऊर्जा को बाहर निकाला जाता है। ये भी एक रासायनिक अभिक्रिया है, आप जानते हैं इन बातों को। इन सभी परिस्थितियों में प्रारंभिक वस्तु की प्रकृति तथा पहचान कुछ न कुछ बदल जाता है, चेंज हो जाता है। तब आप बताइए प्यारे बच्चों क्या चेंज हो जाता है, कुछ कोई बता सकते हो आप लोग? तो मैं आपको बताता हूँ कि क्या क्या चेंजिंग हो सकता है। देखिए यहाँ पर अवस्था में परिवर्तन हो सकता है, रंग में परिवर्तन हो सकता है, गैस का निकास हो सकता है, तथा तापमान में परिवर्तन हो सकता है। अगर इतने सारे चेंजिंग अगर आपको कहीं भी दिखाई पड़ रहे हैं आपके एनवायरमेंट में, तो आप समझिए कि वहाँ पर हुई है केमिकल रिएक्शंस। क्या हुई प्यारे बच्चों, केमिकल रिएक्शंस हुई है। वही यहाँ पर आपको से कह रहा है कि जब कोई रासायनिक परिवर्तन होता है तो हम कह सकते हैं कि
कह सकते हैं कि एक रासायनिक अभिक्रिया हुई है। इन्हीं में से कुछ चेंजिंग, जैसे गैस का निकास, रंग में परिवर्तन, अवस्था में परिवर्तन जैसी कुछ चीज़ें होती हैं, तो हम कहते हैं कि वहाँ पर क्या हुआ है, रासायनिक अभिक्रिया हुई है। ठीक है, अब यहाँ पर कह रहा है कि वास्तविक अर्थ क्या है। अब आइए इसे एक क्रियाकलाप द्वारा कुछ रिएक्शन करने के लिए एक क्रियाकलाप यहाँ पर दिया गया आपके सामने। आइए इस क्रियाकलाप को आप देखिए। ठीक है, देखिए इस क्रियाकलाप को आप पढ़ लीजिएगा, मैंने ऑलरेडी पढ़ रखा हूँ, इसलिए मैंने आपको समझा दे रहा है। देखिए यहाँ पर जैसा कि डायग्राम में देख रहे हैं कि एक मैग्नीशियम रिबन को लिया गया है और मैग्नीशियम रिबन को लेकर के चिमटा की मदद से जब इसे पकड़ लिया गया है और पकड़ने के बाद जब इसे बर्न किया जा रहा है तो ऑक्सीजन के रेस्पेक्ट में जलेगा। तो जब मैग्नीशियम रिबन को जलाया जाता है तो वह एक श्वेत लौ के साथ जलता है, श्वेत लौ के साथ तीव्र दहन होता है उसमें। ठीक है, और दहन होने के पश्चात देख रहे हैं प्यारे बच्चों कि ये यहाँ पे कुछ स्पून है, कुछ बर्तन रखा हुआ है। इस बर्तन में देख रहे हैं कि उसका राख को नीचे गिराया जा रहा है। इस राख को हम लोग प्यारे बच्चों राख ना बोलेंगे, यहाँ पर हम भले ही राख बोल रहे हैं लेकिन उसे हम लोग मैग्नीशियम का ऑक्साइड बोलेंगे। क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों, मैग्नीशियम का ऑक्साइड। अब कहता है कि इस मैग्नीशियम के ऑक्साइड को आखिरकार इकट्ठा क्यों किया जा रहा है, मैग्नीशियम को ऑक्साइड को इकट्ठा क्यों किया जा रहा है। तो आप प्यारे बच्चों 8 क्लास या 9th क्लास में वहाँ पर इन चीज़ों को पढ़े होंगे। ठीक है, कि धातु के ऑक्साइड सामान्यतः क्षारकीय होते हैं। क्या होते हैं प्यारे बच्चों, क्षारकीय होते हैं। जैसे मैं कहूँ कि Mg को अगर मैं जलाता हूँ ऑक्सीजन के रेस्पेक्ट में तो ये मैग्नीशियम का ऑक्साइड बनाता है। क्या बनाता है, मैग्नीशियम का ऑक्साइड बनाता है। और जब मैग्नीशियम के ऑक्साइड को मैं जब जल के साथ अभिक्रिया कराऊंगा तो यह अभिक्रिया जो होगी, अभिक्रिया के पश्चात जो नया सब्सटेंस बनेगा प्यारे बच्चों, वह एसिटिक होगा या बेसिक होगा। उसको चेक करने के लिए यहाँ पर मैग्नीशियम ऑक्साइड को इस वॉच ग्लास में रखा जा रहा है। तो जब आप यहाँ पे देख रहे हो कि जब इसे रखा जा रहा है, इसमें पानी घोलेंगे, पानी घोलने के बाद इसमें क्या किया जाएगा, रेड लिटमस पेपर को बुड़ाया जाएगा। तो अगर यह रेड लिटमस पेपर को बोलते हैं तो यह लाल से नीला हो जाता है। ठीक है, तो अगर यह लाल से नीला हो जाता है तो आप समझ जाइए कि धातु के ऑक्साइड क्षारकीय प्रकृति के होते हैं, अर्थात क्षार बनाते हैं। ठीक है, जैसे अगर आप देख लीजिए यहाँ पर मैं आपको दिखलाता हूँ कि धातु के ऑक्साइड कैसे क्षारकीय प्रकृति के होते हैं। मैं दिखलाता हूँ, आप देखिए यहाँ पे, आप थोड़ा और आगे आ जाइए प्यारे बच्चों। देखो मैं दिखला रहा हूँ आपको, देखिए यहीं पे था, मैं दिखाता हूँ आपको, देखो जी बिल्कुल, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, देखिए ये है कैल्शियम का ऑक्साइड। कैल्शियम भी एक धातु है और इसके ऑक्साइड को जब जल से अभिक्रिया कराया गया है प्यारे बच्चों तो ये क्या बनाया है, CaOH का होल ट्वाइस बनाया है। ठीक है, और आप जानते हैं कि CaOH का होल ट्वाइस डेट मींस किसका सूत्र है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, यह एक क्षार है। क्लियर है। अब आप आइए वहीं पर हम लोग जहाँ पढ़ रहे थे वहीं पर हम लोग बात विचार पुनः वहीं से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पेपर में कभी कभी यहाँ से बहुत अच्छा क्वेश्चन बन जाता है प्यारे बच्चों कि मैग्नीशियम के ऑक्साइड को जलाने से पूर्व साफ क्यों किया जाता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड को जलाने से पूर्व साफ क्यों किया जाता है, क्योंकि आप जानते हैं कि मैग्नीशियम एक सक्रिय धातु है। यह वायुमंडल में तेजी से अभिक्रिया करके यह अपने ऊपर एक ऑक्साइड की परत बैठा लेता है। जब हम लोग इसे दहन करते हैं तो यह पूर्ण रूप से दहन नहीं हो पाता है, इसीलिए हम लोगों को इसको रेगमाल पेपर से साफ करके जलाना चाहिए। क्लियर है, ये पेपर में कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। प्यारे बच्चों हम लोग नीचे आते हैं तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, आपने देखा होगा कि चमकदार श्वेत लौ के साथ मैग्नीशियम जलता है। अगर आप इसे अच्छा प्रकार से देखना चाहते हैं प्यारे बच्चों तो टीचर के परामर्श मान करके आप उसे चश्मा वगैरह पहन करके आप इसे देख सकते हैं। ठीक है, वरना आप जानते ही हैं कि तेज लाइट को देखने से, जैसे कि वेल्डिंग वाले लाइट को और मैग्नीशियम रिबन को तेज लाइट को जलने से क्या होता है, आप ही बताइए। ठीक है, कैटरेक्ट जैसी बीमारियां उत्पन्न होती हैं आंखों में कैटरेक्ट मतलब मोतियाबिंद जैसी बीमारियां उत्पन्न होती हैं। एक परखनली में लेड सीसा नाइट्रेट का घोल लीजिए, इसमें पोटेशियम आयोडाइड को मिला दीजिए। इसमें किसको मिला दीजिए प्यारे बच्चों, पोटेशियम आयोडाइड को मिला दीजिए। ठीक है, तो एक्टिविटी नंबर 1.2 आपको से कहता है कि आप क्रियाकलाप 1.2 में एक परखनली में लेड नाइट्रेट का घोल लीजिए, PbNO3 का घोल लीजिए, इसमें पोटेशियम आयोडाइड को मिला दीजिए। तो लेड नाइट्रेट का सूत्र क्या होता है, PbNO3 का होल ट्वाइस होता है और इसमें लेड PbNO3 का होल ट्वाइस होता है। ठीक है, और इसमें कहता है कि पोटेशियम आयोडाइड का सूत्र क्या होता है, Ki। क्या सूत्र होता है प्यारे बच्चों, Ki। तब आप बताइए अगर PbNO3 जो है, ठीक है, वो पोटेशियम आयोडाइड से रिएक्ट करेगा तो प्यारे बच्चों क्या बनेगा। मैं थोड़ा यहाँ पे कोशिश करता हूँ, थोड़ा मुश्किल है यहाँ पे लिखना, परंतु मैं कोशिश करके आपको बताता हूँ कि क्या हो सकता है। जैसे मैं लिखूँ कि ये रहा P, ये B और ये रहा प्यारे बच्चों NO और ये रहा प्यारे बच्चों 3, PbNO3 हो गया। और मैं कह दूं कि इसका ये रहा होल ट्वाइस, PbNO3 का होल ट्वाइस को मैं अगर पोटेशियम आयोडाइड से रिएक्ट करवा दूं मेरे प्यारे लल्ला, तो पोटेशियम आयोडाइड से रिएक्ट करवा दूं तो ये पोटेशियम आयोडाइड से जब मैं रिएक्ट करवाऊंगा, पोटेशियम नाइट्रेट से भी क्रिया कराऊंगा तो ये पोटेशियम जो है वो आयोडाइड से ला करके रिएक्ट कर जाएगा। ठीक है, और ये बनाएगा PbI2 बनाएगा। और बच गया अब कौन, आप ही बताइए बच गया कौन, ये बच गया पोटेशियम और ये बच गया नाइट्रेट, तो ये बनाएगा KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट बनाएगा। क्लियर है। अब ये रिएक्शंस आप ध्यान से देखें मेरे प्यारे बच्चों, तो इस चीज़ को रिएक्शन में बहुत टफ रिएक्शंस नहीं है। ये पहला वाला जो है ना वो मेटल्स होता है और ये नाइट्रेट जो होता है वो माइनस होता है। ठीक है,
तो ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, ये भी पॉजिटिव है और ये पॉजिटिव है और ये आयोडीन क्या है, नेगेटिव है। तो पॉजिटिव वाला नेगेटिव से करवा दीजिए और नेगेटिव वाले पॉजिटिव से, मैक्सिमम इसी में सारे के सारे केमिकल रिएक्शन साफ हो जाएंगे। क्लियर है? मैंने कहा कि ये पहले वाले को लास्ट से और लास्ट वाले को फर्स्ट से, ठीक है, मतलब कि मेटल को नॉन मेटल से और फिर नॉन मेटल को मेटल से। जैसे मेटल यहाँ पर कौन है, पोटेशियम है और ये क्या है, KNO3 नॉन मेटल है। लेड क्या है, मेटल है और यहाँ पर आयोडीन क्या है, नॉन मेटल है। बस हो गई आपकी रिएक्शंस, ठीक है। अब यहाँ पर प्यारे बच्चों आपको से कह रहा है, ठीक है, अगर आप ध्यान से देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है, क्रियाकलाप 1.3, ठीक है, क्रियाकलाप 1.3 में आपसे बोल रहा है, 1.3 में आपसे बोल रहा है कि एक शंक्वाकार फ्लास्क लीजिए और प्रणाली में कुछ दानेदार जिंक का टुकड़ा मिला दीजिए। दानेदार जिंक के जब टुकड़ा मिलाओगे, ठीक है, तो यहाँ पर एक रिएक्शंस होगा, ठीक है। तो रिएक्शंस होगा, तो उस रिएक्शंस को मैं यहाँ पर बताने की कोशिश कर देता हूँ आपके सामने, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया है, आप देख लीजिए, दानेदार जिंक के टुकड़ा, इसका रिएक्शन आपको नीचे मिल जाएगा, ठीक है। देखिए आपको नहीं दिया है तो मैं लिख देता हूँ, ठीक है। दानेदार जिंक का टुकड़ा लीजिए, ठीक है। तो मैंने जिंक का टुकड़ा ले लिया, ठीक है। अब इस जिंक के टुकड़ा में कह रहा है कि तनु सल्फ्यूरिक अम्ल में इसे मिला दीजिए। तनु सल्फ्यूरिक अम्ल बताइए, H2SO4 इसमें मिला दीजिएगा। तो मिलाने से क्या होगा, ये जो है सो जिंक ज्यादा रिएक्शनेबल है हाइड्रोजन से, ठीक है। रिएक्टिविटी सीरीज मैं आपको कभी बताऊंगा, ठीक है। तो ये जिंक ज्यादा रिएक्शनेबल है, तो हाइड्रोजन को इसके कंपाउंड से हटा देगा और ये बनाएगा ZnSO4 विथ हाइड्रोजन गैस देगा। तो यहाँ पर केवल ये बताना चाह रहे हैं प्यारे बच्चों कि जब आप डालोगे तो क्या देखोगे, डालोगे तो देखिए यहाँ पर कौन सा गैस निकल रहा है, यहाँ पर हाइड्रोजन गैस निकल रहा है। देखिए दानेदार जस्ता का टुकड़ा डाल दिया गया है और ये जो एसिड है ये तनु सल्फ्यूरिक एसिड है और जब डालोगे तो यहाँ पर गैस का निकास हो रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। तो देखिए यहाँ पर वही चीज बताया गया है कि अगर अवस्था में परिवर्तन होता है, मतलब कि सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, ठीक है, इत्यादि अगर कुछ चेंजिंग होता है तो वहाँ पर भी रासायनिक अभिक्रिया हुई है। रंग में परिवर्तन होता है, सपोज कीजिए कि आपका फीवर हो जाता है तो आपका रंग में परिवर्तन हो जाता है, ठीक है, मतलब आपके बॉडी के अंदर केमिकल्स रिएक्शन हुए हैं। क्लियर है? और अगर बातें करें तो जैसे कि एप्पल को काट करके थोड़ी देर के लिए अगर हम लोग छोड़ देते हैं तो एप्पल डिस्कलर हो जाता है, तो हम समझते हैं कि वहां पर भी क्या हुई है, वहां पर भी केमिकल रिएक्शंस हुए हैं, ठीक है। ओके, अब अगर मैं यहाँ पे बातें करूँ तो तापमान में परिवर्तन, तो कुछ तापमान में भी परिवर्तन होता है, जैसे कि बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं तो उनमें तापमान में भी कुछ परिवर्तन होते हैं, ठीक है। तो इस चीज को आपको याद रख लेना चाहिए, ठीक है। तो ये 1 2 3 4 ये 4 ऐसे कंडीशंस हैं जिसको हम देख करके कहीं भी बता सकते हैं कि वहां पर रासायनिक अभिक्रिया हुई है, ठीक है। यही यहाँ पर बताया गया है। अब ये रासायनिक समीकरण क्या होता है, अब हम लोग थोड़ा आगे आते हैं, ठीक है, कि ये रासायनिक समीकरण क्या होता है, ठीक है। तो देखिए रासायनिक समीकरण क्या होता है, यहाँ पर बताया जा रहा है कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में मैग्नीशियम रिबन का दहन होता है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में मैग्नीशियम रिबन का दहन होता है तो वह मैग्नीशियम का ऑक्साइड में परिवर्तित होता है। वाक्य के रूप में किसी रासायनिक अभिक्रिया का विवरण बहुत लंबा हो जाता है, इसे संक्षिप्त रूप में लिखा जा सकता है। माने कि बहुत, जैसे गागर में मेरी सागर की वीडियो आ रही थी, प्यारे बच्चों याद होगा मेरी गागर में सागर की वीडियो आ रही थी, उसी प्रकार से बहुत लंबी भाषाओं को छोटे से चीजों में बता देना ही कहलाता है गागर में सागर। इसी प्रकार से देखिए, अगर मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन को मैं अगर रिएक्ट करवाता हूँ तो ये मुझे हिंदी में लिखने बहुत बड़ा कठिन हो रहा है। क्या मैं अगर इसे सूत्र के रूप में लिख दूं तो ये मेरे लिए बहुत ही सरल हो जाएगा। इसीलिए ठीक है, यहाँ पर बताया गया है कि मैग्नीशियम को Mg प्लस ऑक्सीजन को O2 और इस प्रकार से इसे रिएक्शन करवाते हैं तो ये बनाता है मैग्नीशियम का ऑक्साइड बनाता है, ठीक है। तो किसी यहाँ पर कह रहा है कि रासायनिक समीकरण क्या है, तो जब कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उसे एक समीकरण के रूप में लिखना रासायनिक समीकरण कहलाता है, लेकिन उसे भाषाओं के रूप में लिखना ये हमारे लिए बहुत ज्यादा कठिन होता है, ठीक है। तो इसे संक्षिप्त रूप में लिखना हमारे लिए रासायनिक समीकरण कहलाता है। तो अब आप आइए यहाँ रासायनिक समीकरण में अगर हम लोग ध्यान से देखें तो रासायनिक समीकरण में जो मैग्नीशियम है और जो ऑक्सीजन है ये अभिकारक हुए, क्या हुए, अभिकारक, इसको रिएक्टेंट बोला जाता है, ठीक है। और मैग्नीशियम ऑक्साइड जो बना है वह क्या बना है, वह उत्पाद बना है, इसे प्रोडक्ट बोलते हैं, ठीक है। मतलब कि इन दोनों के मिलने से ये बना है, ठीक है, ठीक है, यही यहाँ पर बताया गया है। क्लियर है? अब थोड़ा हम लोग आगे बढ़ते हैं, हम पढ़ाते पढ़ाते जहां जहां से क्वेश्चन का फॉर्मेशन बनेगा प्यारे बच्चों बताते चले जाएंगे, ठीक है। और इसका बहुत सारे जो क्वेश्चन आंसर होंगे इसके अगले पार्ट में हम आपको ला देंगे सारे के सारे क्वेश्चन विथ आंसर, ठीक है। तो अब आप आइए, यहाँ पर बता रहा है कि कुछ प्लस से कुछ चीजों को दिखाया जाना जरूरी है, कुछ तीर के निशान से भी दिखाया जाना जरूरी है। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है कि अगर दो एलिमेंट्स को एक साथ लेते हैं, जैसे एक तत्व हो गया मैग्नीशियम, एक तत्व हो गया ऑक्सीजन, एक तत्व हो गया मैग्नीशियम, दूसरा तत्व हो गया ऑक्सीजन, तो अगर मैं इन दोनों को अगर दिखाऊं तो इनको बीच में एक प्लस का सिंबल से मुझे दिखाना पड़ेगा, ठीक है। और इन दोनों के मिलने से जो न्यू प्रोडक्ट तैयार होता है मैं उसे एरो के निशान के बाद राइट साइड में दिखलाऊंगा। अर्थात ये दोनों क्या हो गए, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन क्या हो गए, ये मैग्नीशियम और ऑक्सीजन प्यारे बच्चों ये हो गए आपके अभिकारक, और मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या बनाया है, ये प्रतिफल बनाया है, ठीक है। यहाँ पर एक टॉपिक का नाम है रासायनिक समीकरण को लिखना। तो रासायनिक समीकरण को लिखना आप पहले से ही जान रहे हैं कि भाषाओं के रूप में लिखना हमारे लिए बहुत बड़ा
कठिन काम है। अगर अभी तो ये छोटे-छोटे रिएक्शंस मिल रहे हैं प्यारे बच्चों, तो इतना छोटा में लिखा हुआ है, लेकिन जब बड़े-बड़े रिएक्शंस मिलेंगे ना, तो आप इतने बड़े रिएक्शंस को आप बहुत बड़े-बड़े लाइनों में ना लिख करके छोटी लाइनों में भी लिख सकते हैं, ये संभव है, ठीक है? बशर्ते आपको उसका सूत्र और फॉर्मूला वगैरह कुछ-कुछ याद होना चाहिए, ठीक है? जो कि आप 9th क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ लिए होंगे। अब यहाँ पर एक प्यारे बच्चों बहुत अच्छा खास पॉइंट बोला है, कंकाली समीकरण, ठीक है? तो ये कंकाली समीकरण का अर्थ क्या हुआ? जैसे देखिए ये बैलेंस किया हुआ नहीं है, मैंने बैलेंसिंग सिखाया है आपको बहुत अच्छा से, आप उस पर प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस करते-करते वो बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगा और फिर आप धड़ेले 2 से 5 सेकंड के अंदर आप ऐसे क्वेश्चन को क्रैक कर दोगे बैलेंस करने के लिए। हर पेपर में बैलेंस के लिए कम से कम 5 क्वेश्चन आता है प्यारे बच्चों, इसको बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लेना आप लोग, ठीक है? ये कंकाली समीकरण कहलाता है कि जो कोई रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित नहीं किया गया रहता है, तो वह केवल ढांचा होता है, वह केवल कंकाल होता है, उसको में शरीर नहीं है, ठीक है? इसी को बोला जाता है क्या चीज़? कंकाली समीकरण। कंकाल है यह, इसके ऊपर हड्डी, इसके ऊपर मांस वगैरह नहीं है, ठीक है? अर्थात बैलेंस किया हुआ नहीं है, अर्थात बैलेंस किया हुआ नहीं है, ठीक है? अब आप आइए संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व। मैंने इसे पिछले वाले पीछे थोड़े समय में मैंने इसे बताया है कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों जरूरी है। तो जैसा कि आप कक्षा 9 में पढ़ चुके हैं, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि कक्षा 9 में पढ़ चुके हैं कि रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान को नहीं तो उत्पन्न किया जा सकता है, नहीं द्रव्यमान को नष्ट किया जा सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि कुल जो द्रव्यमान होता है वो हमेशा कांस्टेंट होता है प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर जब कांस्टेंट होता है तो कभी कभार जब हम लोग रिएक्शंस करते हैं तो उसमें उसमें कोई भी चीज हमको इक्वल इक्वल नहीं दिखाई पड़ता है एटम, तो हमें उसके बैलेंस करके लिख देना चाहिए, ठीक है? तो वही यहाँ पर दिखाया गया है। तो प्यारे बच्चों अभी आप इसे देख के बताओ कि क्या Zn+H2SO4, ठीक है, ये बैलेंस है या नहीं है? तो मैं आपको बैलेंस करने सिखा रहा हूँ, लेकिन बैलेंस करने में ऑलरेडी बहुत बढ़िया सबको सिखा चुका हूँ। तो प्यारे बच्चों देखो यहाँ पर जिंक का यहाँ पर कितना एटम है? जिंक का यहाँ पर कितना एटम है? तो देखो यहाँ पर जिंक का यहाँ पर कुछ नहीं तो नीचे 1 लिखा हुआ है, तो जिंक का 1 एटम है, ठीक है? ठीक है, हाइड्रोजन का यहाँ पर कितना अच्छा जिंक का यहाँ पर 1 एटम है, तो यहाँ भी जिंक का कितना एटम है आप ही बता दो? 1 एटम है, ठीक है? हाइड्रोजन का यहाँ पर कितना एटम है? 2 एटम है, तो हाइड्रोजन का यहाँ भी 2 एटम है। सल्फर का 1 एटम है, जैसे सल्फर के पास यहाँ पर कुछ नहीं है तो प्यारे बच्चों सल्फर का 1 है, यहाँ पर भी सल्फर का 1 एटम हो गया, ठीक है? ऑक्सीजन का 4, ऑक्सीजन का 4, बस ये प्यारे बच्चों ये हो गया आपका बैलेंस, ये हो गया आपका बैलेंस हो गया, ठीक है? तो ये बैलेंस हुआ है। कभी-कभार पेपर में आपको फ्री में मार्क्स मिल जाते हैं प्यारे बच्चों, इसलिए वो मार्क्स फ्री में मिल जाते हैं क्योंकि वो ऑलरेडी बैलेंस रहता है और आपको बैलेंस करने के लिए कहा जाता है। तो बच्चा लोग ऐसे भी उतार देता है तो वो मार्क्स मिल जाते हैं। मैंने ये वाला रिएक्शंस आपको करवा करके ऑलरेडी रखा हूँ, Fe+H2 Fe3O4 प्लस में H2, ठीक है? तो ये मैं नहीं करवाता हूँ, ठीक है? तो अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, इसके बाद देखते हैं और क्या है यहाँ पर। हिट एंड ट्रायल मेथड, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि इधर को काउंट करिए और फिर उसके लेफ्ट साइड में काउंट कीजिए एटम को और इसके राइट साइड में एटम को काउंट कीजिए, इसी को हिट एंड ट्रायल मेथड बोलते हैं। मैं इसे थोड़ा सा एक्सप्लेन यहाँ पे करता हूँ, आप देखिए यहाँ पे मेरे साथ, ठीक है? जैसे मैं कहूँ कि Fe का 3 एटम है यहाँ, तो Fe इधर भी तो है क्योंकि जितना एलिमेंट्स इधर होगा उतना ही एलिमेंट्स इधर भी होगा। तो Fe का 3 एटम है, यदि इधर है तो Fe का 3 एटम इधर भी है, देख लीजिए यहाँ पर नीचे 3 एटम है, ठीक है? अच्छी बात है। अब यहाँ पर हाइड्रोजन का 2 एटम नीचे है और यहाँ पर साइड में 4 एटम कोफिशिएंट के पास लगा हुआ है, तो 4 दूनी 8 एटम हाइड्रोजन का हो गया प्यारे बच्चों, तो यहाँ भी 4 दूनी 8 एटम हो गया, ठीक है? ऑक्सीजन का यहाँ पर 1 एटम है, ऑक्सीजन का यहाँ पर 4 एटम है, ठीक है? सॉरी माफ कीजिएगा, ऑक्सीजन का यहाँ पर 1 एटम जरूर है लेकिन यहाँ पे 4 से कोफिशिएंट टर्म में मल्टीप्लाई हुआ, तो ये 4 ऑक्सीजन का एटम हो गया और इधर भी 4 है। तो अगर लेफ्ट साइड में और राइट साइड में काउंट कर करके जो हम लोग बैठाते हैं, बैलेंस करते हैं, वही कहलाता है प्यारे बच्चों हीट एंड ट्रायल मेथड, ठीक है? यह एक छोटी पूर्णांक संख्या के रूप में होता है, ठीक है? इसी को बोला जाता है हीट एंड ट्रायल मेथड, ठीक है? अब हम लोग आगे पढ़ते हैं भौतिक अवस्थाओं के संकेत के रूप में लिखना, ठीक है? तो कभी-कभी केमिकल रिएक्शंस जो होते हैं प्यारे बच्चों, इसे भौतिक एवं रासायनिक विधि में लिखा जाता है। जैसे देख लीजिए, लोहा सॉलिड है लेकिन यहाँ लोहा को सॉलिड लिखा गया है, H2O लिक्विड है, लेकिन क्या लिखा गया है? नहीं, ठीक है? यहाँ पर H2 गैस है लेकिन गैस के फॉर्म में लिखा गया है, तो आप कहोगे कि नहीं। लेकिन कई बार कभी-कभी पेपर में ऐसा क्वेश्चन देता है कि बोल देगा कि आप एक रासायनिक समीकरण लिखिए और उस रासायनिक समीकरण को उसकी भौतिक अवस्था के रूप में लिखिए। किसके रूप में लिखिए? भौतिक अवस्था के रूप में लिखिए। तो प्यारे बच्चों देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है? Fe ये सॉलिड है, यहाँ S लिख दिया है, H2O यहाँ पर गैस है तो गैस लिख दिया है, ठीक है? Fe3O4 यहाँ पे ये सॉलिड है तो सॉलिड लिखा हुआ है, ठीक है? और ये H2 गैस है तो गैस लिख दिया है। इसमें कहाँ दिक्कत है भाई? अगर वो हाइड्रोजन अगर वो इसका स्टेट के रूप में लिखते हैं तो जो सॉलिड है सॉलिड के रूप में लिखेंगे, जो लिक्विड है लिक्विड के रूप में लिखेंगे, जो गैस है गैस के रूप में लिख देंगे। बस यही तो है। कभी-कभार एक्वस सॉल्यूशन के बारे में बात किया जाता है कि ये एक्वस क्या होता है प्यारे बच्चों, मैं इसको बताते चलूं। एक्वस उसको बोला जाता है, ठीक है, जिसमें एक्वस उसको बोला जाता है कि जब कोई विलयन में पानी के साथ मिलाया गया हो, ठीक है? मतलब कि वाटर सॉल्यूशन वाले लिक्विड को एक्वस बोला जाता है। वाटर सॉल्यूशन वाले लिक्विड को क्या बोला जाता है? एक्वस बोला जाता है। क्लियर है? अब प्यारे बच्चों नीचे ध्यान से देखो, कभी-कभार रिएक्शंस ऐसा होता है कि कभी-कभी अभिक्रिया की परिस्थितियां जैसे ताप, दाब, उत्प्रेरक आदि को भी तीर के निशान के ऊपर या नीचे से दर्शाया जाता है। जैसे कभी गैस अगर उत्सर्जित हो रहा है, गैस निकल रहा है, तो ये देखो गैस को कभी-कभी ऐसे दिखलाया जाएगा एरो के निशान दे करके, ठीक है? और सूर्य के प्रकाश के रेस्पेक्ट में अगर यहाँ पर कुछ अभिक्रिया हो रहा है तो उसे यहाँ पर दिखलाया जा रहा है। ये क्लोरोफिल वगैरह यहाँ पर क्या है? ये उत्प्रेरक जैसा कुछ कार्य करता है। जैसे यहाँ पर देख लीजिए 340 ATM होगा तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है, ठीक है, वो कार्बन मोनोऑक्साइड हाइड्रोजन गैस से अभिक्रिया करेगा तो 340 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे अभिक्रिया करेगा, वायुमंडलीय दाब पर अभिक्रिया करके और मेथेनॉल बनाएगा। प्यारे बच्चों क्या बनाएगा? मेथेनॉल बनाएगा। क्लियर है?
बेटा जी आगे बढ़ते हैं। ये आप रिएक्शंस जान रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड है और H2 है, सूर्य के प्रकाश है, ये फोटोसिंथेसिस वाला है जो कि आप क्लास 6 से पढ़ते आ रहे हो। क्लियर है? अब थोड़ा आगे यहाँ पर बढ़ते हैं। ये भी एक केमिकल रिएक्शंस हुआ है, ठीक है। यहाँ पर आपको क्या दिखाई पड़ रहा है कि यहाँ पे सनलाइट के रेस्पेक्ट में है सो रिएक्शंस हुए हैं, ठीक है। तो सनलाइट के रिस्पेक्ट में मतलब यहाँ पर कहना ये चाहता है कि अगर ताप रहेगा तभी होगा, ठीक है। कुछ रिएक्शंस ऐसा है जहाँ पे कुछ एटमॉस्फेरिक कांस्टेंट एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा तभी वो रिएक्शंस होगा, जैसे ये वाला, ठीक है। ये बनाया है मेथेनॉल, ये क्या बनाया प्यारे बच्चों? मेथेनॉल। तो ये मेथेनॉल जो बनाया CH3OH, बताइए मेथेनॉल क्या होता है? एक द्विविकीय पदार्थ होता है, अल्कोहल होता है। क्लियर है? अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आंसर वाली वीडियो में अलग से ला दूंगा प्यारे बच्चों, लेकिन इसे वन शॉट में खत्म करने का मेरा अभिलाषा है, मैं इसे वन शॉट में खत्म करना चाहता हूं, ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार के प्यारे बच्चों होते हैं, आइए पढ़ लेते हैं। कक्षा 9 में हम लोगों ने पढ़ा है कि रासायनिक क्रिया के समय किसी एक तत्व का परमाणु दूसरे तत्व के परमाणु में नहीं बदलता है, ठीक है। परमाणु नहीं बदलता है, बल्कि वह क्या करता है, एक तत्व के परमाणु दूसरे तत्व के परमाणु में नहीं बदलता है, ना तो कोई परमाणु मिश्रण से बाहर जाता है, अर्थात जो रहता है वही जो है कुछ केमिकली रिएक्ट होकर के और नए पदार्थ को बनाता है, मतलब कि परमाणु में चेंजिंग नहीं होता है, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे देख लो, जैसे यहाँ देखिए, यहाँ कार्बन है, यहाँ ऑक्सीजन है, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ ऑक्सीजन है। तो यहाँ कार्बन ऑक्सीजन हाइड्रोजन है, तो यहाँ भी कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा तीसरा कोई और नहीं मिल सकता है, या चौथा कोई और नहीं मिल सकता है, अलग टाइप का कुछ मिल ही नहीं सकता है आपको। क्लियर है? वही बातें यहाँ पर भी प्यारे बच्चे बोल रहा है। लेकिन अब यहाँ पर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाने वाला है आपको से, रासायनिक अभिक्रिया के सबसे पहला टाइप, तो रासायनिक अभिक्रिया के 5 टाइप होता है, उसमें से अभी हम लोग सबसे पहले प्यारे बच्चों पढ़ने वाले हैं संयोजन अभिक्रिया। संयोजन मतलब क्या होता है? दो चीजों को कंबाइन करके एक चीज को बनाना, क्या कहलाता है? संयोजन अभिक्रिया कहलाता है। जैसे अगर आप यहाँ पे देख लीजिए प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर एक कैल्शियम ऑक्साइड एक मटेरियल है, पदार्थ है, ठीक है, और एक H2O है। ये दोनों मिल करके, जैसा कि मैंने पहले बताया कि ये एक क्या है, ये कैल्शियम ऑक्साइड है, बिना बुझा हुआ चूना है। इसको मैं जल में अभिक्रिया कराऊंगा तो ये क्या बनेगा? ये बनाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जो कि एक बेस है, ठीक है, क्षारकीय पदार्थ है। तो यहाँ पर ये दो मिलकर के एक बना रहे हैं, इसी को बोला जाता है क्या चीज? इसी को बोला जाता है संयोजन अभिक्रिया, ठीक है। वैसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिल करके केवल एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं प्यारे बच्चों, एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे क्या बोला जाता है? उसे बोला जाता है संयोजन अभिक्रिया। देखिए यहाँ पर रिएक्शंस में दिया भी हुआ है आपके पास, यहाँ मिल जाएगा रिएक्शंस में, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, सरल शब्दों में कहें, जब दो या दो से अधिक अभिकारक तत्व या यौगिक संयोग करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, ऐसी अभिक्रियाओं को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, मेरे भाई, मेरे प्यारी बहनियाओं, इस बात को सुनो कि दो या दो से अधिक अभिकारक बोला है, लेकिन जरूरी नहीं है पेपर में कि हम टफ रिएक्शंस को ही याद रखें। हम टफ रिएक्शंस क्यों याद रखें? क्योंकि मुझे मार्क्स तो नहीं मिलने हैं, तो हम टफ रिएक्शंस नहीं याद करेंगे। अगर आप इस रिएक्शन को याद करते हो तो कोई दिक्कत नहीं, मैं एक टीचर हूं तो मुझे ये रिएक्शंस ऑलरेडी याद हैं। लेकिन प्यारे बच्चों, हो सकता है कि आपको ये रिएक्शंस याद करने में थोड़ी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, ठीक है। तो आप इस रिएक्शन को याद करना चाहो तो कर लो, याद रहता है तो ठीक है, वरना आप छोटा छोटा रिएक्शन याद कर लीजिए। जैसे देख लीजिए C+O2 CO2 बनेगा, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। कार्बन को जलाइएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलेगा, और यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया नहीं हो रही है क्या? हो रही है, क्योंकि गैस का निकास हो रहा है। H2+O2, H2O बना रहा है। क्या इन दोनों का जो मटेरियल पहले था, जैसा नेचर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन था, वैसे वही नेचर का क्या है? ये नहीं, ये अलग नेचर का है, ठीक है। मतलब यहाँ पर भी क्या हो रही है? रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होता है? ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ से रासायनिक अभिक्रिया के पश्चात प्यारे बच्चों ऊष्मा का निकास होता है, वह ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाता है। जैसे देख लीजिए यहाँ पर मेथेन है, मेथेन को ऑक्सीजन के रेस्पेक्ट में जलाएंगे तो CO2+H2O, ठीक है, CO2+H2O ये ऊर्जा का निर्माण करेगा, CO2+H2O ये ऊर्जा का निर्माण करेगा। और ये जो ऊर्जा का निर्माण कर रहा है प्यारे बच्चों, इस बात को मुझे आपको से क्वेश्चन करना यहाँ पे है कि इस रिएक्शन को आप हमको बैलेंस करके बैलेंस केमिकल इक्वेशन बना करके और मेरे कमेंट सेक्शन में डाल देना, तब मैं समझूंगा कि मैंने जो पढ़ाया वो आपको सच सच समझ में आया। बैलेंस करके वही जो एक इक्वेशन द्वारा करते थे वैसे करके डाल देना, ठीक है। ओके, अब आप यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर ऊर्जा का निर्माण हो रहा है, तो इसीलिए इसे ऊष्माक्षेपीय रासायनिक अभिक्रिया बोल दे रहे हैं। तो और भी स्थानों पर ऊर्जा का निर्माण होता है सर, जैसे देख लिए हमारा खाना जब पचता है ऑक्सीजन के रेस्पेक्ट में, तो यहाँ पर भी किसका निर्माण होता है? यहाँ पर भी ऊर्जा का निर्माण होता है। तो आप जानते ही हैं कि हम श्वसन क्यों करते हैं, श्वास इसलिए लेते हैं, ऑक्सीजन इसलिए लेते हैं ताकि भोजन के अंदर की छुपी हुई ऊर्जा को एंजाइम एवं ऑक्सीजन की मदद से तोड़ करके ऊर्जा निर्माण किया जा सके। क्लियर है? आप प्यारे बच्चे एक बात कभी बताइए, ठीक है, आप कभी घरेलू, आप अगर अभी कभी गांव में रहते हैं या कहीं भी रहते हैं, तो साग सब्जी अगर कभी लाते हैं या कभी घास पुआल अगर बहुत ज्यादा होता है, तो उसको अगर लंबे दिनों तक के लिए अगर बरसात के मौसम में छोड़ करके रख देते हैं और उसे जैसे ही उठाते हैं तो वहां से एक हीट जनरेट होता है। कभी बारिश के मौसम में सोचिएगा कि बहुत सारा घास ला करके इकट्ठा करके रख दिया गया है और उसे 3-4 दिन के बाद उठा रहे हैं तो वहां से बहुत हीट जनरेट हो रहा है। वह हीट जनरेट हो रहा है क्योंकि वह बॉडी डिकम्पोज हो रहा है, तो कोई बॉडी डिकम्पोज होता है तो वहां से ऊर्जा का निकास होता है। क्लियर है? तो वैसे ही हमारे बॉडी के अंदर में, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में फूड मटेरियल का क्या होता है? फूड मटेरियल का डिकम्पोज होता है और वहां से भारी मात्रा में ऊर्जा का निर्माण होता है, जो कि हम लोगों को
खेलने कूदने बहुत सारे वर्क को परफॉर्म करने के लिए इस ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। क्लियर है? अब हम लोग आ जाते हैं वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, वियोजन का मतलब क्या होता है? वियोजन मतलब है तोड़ना, तोड़ने वाली अभिक्रिया, या फिर यूं कह लीजिए, ठीक है, कि इसे डिकम्पोजिशन अभिक्रिया भी कहते हैं, रिएक्शंस कहते हैं। अब आइए इसके बारे में भी बात कर लेते हैं कि ये रिएक्शंस क्या होते हैं। आइए यहाँ पर देखिए, आपके सामने कुछ रिएक्शंस दिखला रहे हैं। जैसे FeSO4 है, ये फेरस सल्फेट है। इस फेरस सल्फेट को अगर हीट देते हैं तो हीट देने पर ये क्या बनेगा? ये फेरिक ऑक्साइड बनेगा, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड में टूट जाएगा। यही होता है प्यारे बच्चों, क्या चीज? यही होता है वियोजन अभिक्रिया। क्या होता है? वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, ये बहुत बड़ी रिएक्शंस नहीं है, अगर आप एक दो बार पढ़ोगे तो ये रिएक्शंस आपको याद हो जाते हैं, रटने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, अब आप इसे, ठीक है, अब आप इसे क्या कर लेना प्यारे बच्चों कि अब आप इसे बैलेंस करके देखना कि क्या ये बैलेंस आपसे हो पाता है या नहीं हो पाता है, आपको करके देखना है। क्योंकि यकीन मानिए ये केमिस्ट्री का सबसे अच्छा, सबसे खूबसूरत चैप्टर है, जो पूरी केमिस्ट्री में आपको जान ला देगा। अगर ये चैप्टर समझ में ना आया प्यारे बच्चों तो आपको पूरी केमिस्ट्री बर्बाद हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए, अब वियोजन अभिक्रिया क्या होता है? मतलब कि एकल अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद में दो या दो से अधिक प्रतिफल का निर्माण करते हैं, उसे क्या कहा जाता है? वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, इस अभिक्रिया में एकल अभिकर्मक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद प्रदान करता है। यह एक वियोजन अभिक्रिया है। गर्म करने पर फेरस सल्फेट FeSO4 प्लस 7H2O क्रिस्टल का जल का त्याग करता है। ठीक है, अब इसमें से कुछ ऐसे भी पदार्थ बनते हैं, ठीक है, जो कि जल में अघुलनशील होते हैं, जिसे प्रेसिपिटेट कहा जाता है। ठीक है, मैं उसे बताऊंगा अगर कभी यहाँ पर मिलता है तो। ठीक है, क्रिस्टल का रंग बदल जाता है। इसके उपरांत फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड तथा सल्फर ट्राइऑक्साइड में वियोजित हो जाता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये जो फेरिक ऑक्साइड है, ठीक है, फेरिक ऑक्साइड ठोस है, जबकि SO2 तथा SO3 गैस है। ठीक है, फेरिक ऑक्साइड जो है ये ठोस है। ठीक है, ये जल में अघुलनशील है। ठीक है, तो अब थोड़ा हम लोग आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, तो अगर आपको से कोई पूछता है, ठीक है, कि भाई बताओ कि प्रेसिपिटेट क्या होता है, तो आप बोलिए कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कुछ ऐसे ठोस पदार्थ का निर्माण होता है जो जल में अघुलनशील होते हैं, उसे क्या कहा जाता है? उसे प्रेसिपिटेट बोलते हैं। ठीक है, उसे प्रेसिपिटेट बोलते हैं। क्लियर है? ओके, आगे बढ़ा जाए। जैसे देख लीजिए, CaCO3 है, कैल्शियम कार्बोनेट है। अब भाई कैल्शियम कार्बोनेट में हीट दोगे तो क्या होगा? देखिए, तोड़ने के लिए आपको सबसे अच्छा उपाय बता रहा हूं मैं। तोड़ने के लिए तीन ही चीज काफी है, हीट, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी। हीट, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी, इन तीन चीजों से कोई भी मटेरियल टूट जाता है। ठीक है, इन्हीं तीन विधि से कोई भी मटेरियल को तोड़ा जाता है। तो ये कैल्शियम कार्बोनेट है, ये कैल्शियम कार्बोनेट है, इसे तोड़ सकते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट को तोड़ करके, कैल्शियम कार्बोनेट को आप तोड़ सकते हैं, उष्मा देकर के कैल्शियम कार्बोनेट को तोड़ा जा सकता है। ठीक है, तो ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण करता है। तो उम्मीद है कि वियोजन अभिक्रिया भी आप समझ गए होंगे कि वियोजन अभिक्रिया क्या होती है। ठीक है, जिसमें एकल पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक पदार्थों में निर्माण हो जाता है, उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, जैसे देखिए, कैल्शियम कार्बोनेट को तोड़ोगे तो ये कैल्शियम ऑक्सीजन से रिएक्ट करके कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा, और यहाँ पर दो ऑक्सीजन का जो एटम बना है वो कार्बन के साथ मिलकर के कार्बन डाइऑक्साइड गैस को निर्माण करेगा। इसे बोला जाता है बुझा हुआ चूना। और याद कीजिए, जब H2O से रिएक्ट कराते हैं तो क्या बनता है? ये कैल्शियम ऑक्साइड है। ठीक है, तो बुझा हुआ चूना को, ठीक है, जब आप ऑक्सीजन से H2O से रिएक्शन करवाते हैं तो क्या बनता है? COH का होल ट्वाइस बनाता है। ठीक है, अब थोड़ा हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर PbNO3 का होल ट्वाइस है। ठीक है, जब आप इसको तोड़ोगे प्यारे बच्चों, तो तोड़ोगे तो यह क्या बनेगा? PbO, लेड ऑक्साइड बनेगा, नाइट्रोजन का ऑक्साइड बनेगा और ऑक्सीजन गैस निकल करके बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो ये लेड नाइट्रेट है, लेड नाइट्रेट को तोड़ोगे तो लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस ये बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो आप ज़्यादा बड़ा रिएक्शन याद रखने से कोई बहुत बड़ा फायदा नहीं है, और कोई बहुत बड़ा तीर नहीं मार दीजिएगा। ठीक है, आप प्लीज छोटा छोटा रिएक्शन याद रखा कीजिए। ठीक है, मार्क्स आपको उतना ही मिलना है। अगर आपको याद रखने में अगर कोई दिक्कत नहीं है बड़े बड़े रिएक्शन, तो आप याद रख सकते हैं। ठीक है, बट इस सर जी यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर भी तोड़ने के लिए क्या किया जा रहा है कि जैसे देखिए मेरे प्यारे बच्चों, जैसे ये हुआ H2O। ठीक है, H2O है, और इसको तोड़ने के लिए क्या किया गया कि जब इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करवाया गया, ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करवाने से आप यहाँ पर देख रहे हैं कि एनोड से, ठीक है, एनोड से कौन सा गैस निकल रहा है? एनोड से ऑक्सीजन गैस निकल रहा है। एनोड किसको बोला जाता है बताइए? एनोड जो बोला जाता है, ठीक है, वो एक पॉजिटिव टर्मिनल का कैथोड का रोड होता है, उसको एनोड बोलते हैं। ठीक है, और एक निगेटिव टर्मिनल का जो रोड होता है उसे कैथोड बोलते हैं। ठीक है, ये निगेटिव टर्मिनल का होता है। तो जब जल में रासायनिक अभिक्रिया कराते हैं कैथोड और एनोड को डाल करके प्यारे बच्चों, तो वहां से निकलती है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस। इससे पता चलता है कि आप इस रिएक्शन को याद रखने में बहुत इंटरेस्टेड होंगे। जैसे कि देखिए कितना आसान रिएक्शन है, H2O है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करवाते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी जब फ्लो करवाते हैं तो हाइड्रोजन प्यारे बच्चा अलग हो जाएगा और ऑक्सीजन प्यारे बच्चा अलग हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, ये दोनों गैस के फॉर्म में बाहर निकल जाएंगे। क्लियर है? अब हम आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। देखो यहाँ पर कितना आसान रिएक्शन है। सिल्वर क्लोराइड है, जब इसको सूर्य के प्रकाश में रखेंगे तो सिल्वर अलग हो जाएगा और क्लोरीन अलग हो जाएगा। क्लियर है? सिल्वर ब्रोमाइड है, तो सिल्वर ब्रोमाइड को जब आप सूर्य के प्रकाश में रखोगे तो सिल्वर अलग हो जाएगा और ब्रोमीन अलग हो जाएगा। ये सब आसान रिएक्शन है, ये सब आप बहुत आसानी से याद रख सकते हो। क्लियर है? अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रश्न वाली क्वेश्चन अलग से हम लोग लाएंगे। ठीक है, अगला इसका वीडियो में नेक्स्ट पार्ट में लाएंगे। विस्थापन अभिक्रिया को जानने से पहले प्यारे बच्चों आप कुछ ये जान लीजिए रिएक्टिविटी सीरीज क्या होता है। जैसे
जैसे मैं अगर आपको कहूँ रिएक्टिविटी सीरीज के लिए, तो आपको कुछ याद रखना पड़ेगा प्यारे बच्चा। क्या याद रखना पड़ेगा वो मैं अभी आपको बताता हूँ। जैसे आपको कुछ याद रखना पड़ेगा, सबसे ज़्यादा रिएक्शन कौन होता करता है? सोडियम। आप रिएक्टिविटी सीरीज जान रहे होंगे। सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, अल्मुनियम। इस रिएक्शन को आप इस सीरीज को ऐसे ही याद रख लेना, ठीक है। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, फेरस, एसएन, टीन, फेमस अभी आपके काम इतना से चल जाएगी प्यारे बच्चों, ठीक है। अगर आपको थोड़ा और जरूरत पड़ा है तो दे देता हूँ। तो ये देखिए मैं कैसे याद रखता हूँ। कहो ना का मगर अल्लाह जाने, फेमस, एसएन है, एसएन सनम, सनम, पीबी, पीबी मतलब लेड होता है प्यारे बच्चों, पीबी, पीबी मतलब प्रेम विवाह, प्रेम विवाह है, CU, AU, AG, ठीक है। तो आप इस रिएक्शन को ऐसे याद रख लीजिए। इस रिएक्टिविटी सीरीज है, ऊपर से नीचे नीचे ऊपर से नीचे जैसे जैसे आइएगा सक्रियता श्रेणी में कमी होगी, ठीक है। मतलब कि वो लेस रिएक्शनेबल वाले मिलेंगे एलिमेंट्स, और नीचे से ऊपर जाइएगा तो ज़्यादा अभिक्रियाशील धातु मिलेंगे। जैसे कहो ना का मगर अल्लाह जाने, फेमस, सनम, पीबी, प्रेम विवाह है। यहाँ तक का लिरिक्स बन जाता है प्रेम विवाह है तक का। उसके बाद का लिरिक्स नहीं बनता तो आपको डायरेक्ट याद रख लेना पड़ेगा, ठीक है। अब आप आइए विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है इस पर विचार करते हैं। विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। वैसी रासायनिक अभिक्रिया में, वैसी रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है, जिसमें क्या होता है प्यारे बच्चों की, जिसमें वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक उच्च अभिक्रियाशील धातु उस एक उच्च अभिक्रियाशील धातु निम्न अभिक्रियाशील धातु के यौगिक से अलग कर देता है, ठीक है। उसे क्या कहा जाता है? विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है, ठीक है। मतलब कि जो ज्यादा तेज रहेगा कम वाले को हटा देगा, बुड़बक को हटा देगा। ऐसे ही बात समझ जाइए आप। तो देखिए ये फेरस यहाँ है और कॉपर यहाँ देख लो, कॉपर यहाँ पे आप देख लो। देखिए फेरस कहाँ है? देखिए Fe यहाँ है, ठीक है। और कॉपर कहाँ है? कॉपर ये देखो नीचे है, बहुत नीचे है। तो फेरस ज़्यादा तेज है कॉपर के कंपेरिजन में, ठीक है। तो ये फेरस क्या करेगा कि फेरस इसको हटा देगा, ये बनाएगा FeSO4। यहाँ से फेरस जो है इसको हटा देगा, ठीक है, कॉपर को हटा देगा और कॉपर बेचारा अलग आ जाएगा। कॉपर अकेला जाएगा, जब हटिए गया तो अकेला जाएगा। तो ये FeSO4 प्लस में कॉपर बनाएगा, ठीक है। इस स्थिति में कॉपर सल्फेट का रंग नीला होता है। जब ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यहाँ पर होता है प्यारे बच्चों, तो इसका रंग मलिन लाल भूरा कलर का ये कलर बन जाता है। जैसे देख लीजिए ये जो कलर होगा कि शुरुआत बार में ये ब्लू कलर होगा, लेकिन जैसे ही यहाँ पर के केमिकल रिएक्शंस होता है तो इसमें जंग लग जाएगा, इसमें जंग लग जाएगा। और जंग लगने के बाद जब इसे आप देखोगे तो ये रेड या ब्राउन कलर का हो जाएगा, क्लियर है, मलिन रंग का हो जाएगा, ठीक है। तो विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं? वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें जिसमें एक तेज अभिक्रिया करने वाला जो तत्व होता है वह अपने से कम अभिक्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से अलग कर देता है, ठीक है। इसी को बोला जाता है विस्थापन अभिक्रिया। आप इसका यहाँ पर डेफिनेशन देख सकते हो। कहता है कि इस अभिक्रिया में लोहा ने दूसरे तत्व कॉपर सल्फेट के विलयन से विस्थापित कर दिया या हटा दिया। अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। विस्थापन अभिक्रिया के लिए कुछ अन्य उदाहरण है, ठीक है। जैसे यहाँ पर देख लीजिए जिंक और कॉपर सल्फेट। तो जिंक प्यारे बच्चा लोग देखो यहाँ पे जिंक ऊपर ही आपको मिल जाएगा। देखो कहो ना काम मगर अल्लाह जाने, Zn, ये रहा आपका जिंक, जिंक आपको ऊपर ही मिल जाएगा, ठीक है। और कॉपर सबसे नीचे आप जान ही रहे हो, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो Zn प्लस में CuSO4 ये क्या बनाएगा? ZnSO4 बनाएगा, प्लस में कॉपर सल्फेट अलग आ जाएगा। उसी प्रकार से Pb प्लस में CuCl2 है, ठीक है। तो Pb ऊपर आ जाएगा प्रेम विवाह और कॉपर। तो ये Pb जो है कॉपर को हटा देगा, तो Pb कॉपर को हटा देगा तो ये PbCl2 बनाएगा, मतलब लेड क्लोराइड बनाएगा और कॉपर अलग आ जाएगा, ठीक है। बस इतनी सी बात यहाँ पर पढ़ना था। अब द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होता है, ठीक है, जिसमें वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान 2 बार होता है। जैसे अभी आप यहाँ पर देखे थे कि आयनों का आदान प्रदान 1 बार हो रहा था, ठीक है, वैसे ही यहाँ पर 2 बार होगा। तो इसी को बोला जाता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, हिंदी होता है द्विविस्थापन अभिक्रिया, क्लियर है। अब आप यहाँ पर आइए, जैसे सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड हो गया, तो सोडियम रिएक्ट करेगा क्लोरीन से और बेरियम रिएक्ट करेगा प्यारे बच्चा लोग सल्फेट से। तो सोडियम अगर रिएक्ट करेगा क्लोरीन से तो सोडियम क्लोराइड बनेगा, देखिए। और अगर बेरियम रिएक्ट करेगा सल्फेट से तो ये क्या बनेगा? बेरियम सल्फेट बनेगा, क्लियर है। इसी को बोला जाता है क्या चीज? इसी को बोला जाता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, या हिंदी होता है द्विविस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। अब यहाँ पर एक ही रिएक्शन दिया है। अब हम लोग बढ़ते हैं उपचयन तथा अपचयन अभिक्रिया। बच्चा लोग उपचयन और अपचयन कौन सी अभिक्रिया होती है इस पर बात कर लेते हैं। तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का हटना, ठीक है, ऑक्सीजन का जुड़ना तथा हाइड्रोजन का हटना उपचयन कहलाता है। जस्ट उल्टा
जस्ट उल्टा अपचयन क्या होता है कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का हटना तथा हाइड्रोजन का जुड़ना दिखाई पड़े या परिलक्षित हो, उसे उसे क्या कहा जाता है, उसे अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। अब आप आइए यहाँ पर देख लीजिए रिएक्शन से। कॉपर यहाँ पर बेचारा अकेला है, लेकिन आगे जाने के बाद कॉपर के साथ मुलाकात हो गया ऑक्सीजन का। तो प्यारे बच्चा लोग, इसमें कॉपर का उपचयन हुआ है। कॉपर का क्या हुआ है, उपचयन हुआ है। अब यहाँ पर आप ध्यान से चीजों को देखोगे प्यारे बच्चों, ठीक है। तो देखो कॉपर ऑक्साइड है, और इस कॉपर ऑक्साइड को आगे जाने के बाद यहाँ से कॉपर में से, ठीक है, यहाँ पर कॉपर में से क्या हट गया है बताइए, यहाँ पर कॉपर में से हट गया है, यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड है, कॉपर में से हट गया है आपका क्या चीज, आगे जाने के बाद कॉपर में से ऑक्सीजन हट गया है, तो ऑक्सीजन का जुड़ना उपचयन कहलाता है। ये तो हो गया रिडक्शन, रिडक्शन मतलब अपचयन हो गया, ठीक है। जबकि हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन का क्या हुआ, हाइड्रोजन का उपचयन हुआ है। क्लियर है। अब इन दोनों रिएक्शंस को एक साथ यहाँ पर लिख दिया गया है। आप देखिए यहाँ पर इन दोनों रिएक्शंस को एक साथ कैसे लिखा गया है। जैसे उपचयन बात करें तो उपचयन में क्या होता है कि हाइड्रोजन, उपचयन में क्या होता है कि हाइड्रोजन, यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन के साथ जो ऑक्सीजन जुड़ गया, तो यहाँ पर क्या हुआ है, हाइड्रोजन का उपचयन हुआ है। और कॉपर ऑक्साइड है, कॉपर ऑक्साइड के साथ कौन, कॉपर ऑक्साइड के पास से कौन हट गया है, कॉपर ऑक्साइड के पास से देखिए कौन हट गया है, ऑक्सीजन हट गया, तो यहाँ क्या हुआ है, यहाँ अपचयन हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर एक होती है रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या होती है रेडॉक्स अभिक्रिया, उसको पर भी बात कर देते हैं छोटे से भाग में। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उपचयन और अपचयन साथ साथ दिखाई देते हो, उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहा जाता है। क्लियर है बच्चा लोग, रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। जिंक, अब यहाँ पर कुछ रेडॉक्स अभिक्रिया के कुछ अन्य उदाहरण है, ठीक है। यहाँ पर आपको बताना है कि किस स्थिति में या कौन से पार्ट में उपचयन हो रहा है और कौन से पार्ट में अपचयन हो रहा है। प्यारे बच्चा लोग बताओ आप हमको। यहाँ पर जिंक ऑक्साइड है, यहाँ से जिंक ऑक्साइड है, अगर यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे तो जिंक के पास से ऑक्सीजन हट गया, तो ये हुआ अपचयन। और अगर कार्बन को देखें तो कार्बन के साथ जाने पर यहाँ पर ऑक्सीजन जुड़ गया, ठीक है, तो कार्बन का हुआ है उपचयन। अब आप यहाँ पर प्यारे बच्चा एक और चीज तुम देखो, एक ही रिएक्शन नहीं है, और भी रिएक्शन हैं आपके साथ, ठीक है। यहाँ पर तो देखो, अब आप यहाँ पे तो देखोगे तो यहाँ पर क्या है, MnO2 है, ठीक है, मैग्नीज ऑक्साइड है, मैग्नीज डाइऑक्साइड, मैग्नीज ऑक्साइड है, और HCl है, MnCl2 है, ठीक है। मैं और यहाँ पर H2 है और यहाँ पर क्लोरीन है। तो आपको बताना है कि यहाँ पर किस पार्ट में ऑक्सीडेशन हो रहा है और किस पार्ट में क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, आपको बताना पड़ेगा बच्चा लोग। तो बताओ आप हमको, यहाँ पे देखो, ठीक है। तो Mn है, मैग्नीज है, मैग्नीज के साथ आगे देखें तो मैग्नीज के साथ क्लोरीन, इस सर ना इसका तो मेरे ख्याल से ना तो सर ऑक्सीजन है ना हाइड्रोजन है, क्योंकि उपचयन अपचयन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन पे खेल होता है, ठीक है। यहाँ पर Mn के साथ तो मैग्नीज के साथ क्लोरीन जुड़ गया, एक सर कुछ नहीं हुआ यहाँ पर हुआ है। अब थोड़ा आगे देखते हैं, ठीक है। हाँ हाइड्रोजन है सर जी, हाइड्रोजन के साथ आगे जाने के बाद ऑक्सीजन जुड़ गया है, तो सर इसका मतलब ये हुआ बच्चा लोग कि हाइड्रोजन का उपचयन हुआ है। क्लियर है, हाइड्रोजन का क्या हुआ है, उपचयन हुआ है, क्योंकि हाइड्रोजन के साथ आगे जाने के बाद क्या जुड़ गया, ऑक्सीजन जुड़ गया। ओके, अब यहाँ पर हम लोग थोड़ा ध्यान से देखें तो क्लोरीन यहाँ पर HCl है, क्लोरीन के साथ अगर हम लोग देखें तो क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन हट गया आगे जाने के बाद, ठीक है। क्लोरीन HCl में से यहाँ पर क्लोरीन बचा है, हाइड्रोजन हट गया, हाइड्रोजन हट गया, इसका मतलब कि हाइड्रोजन का हटना क्या होता है, याद कीजिए। उपचयन किसको कहते हैं, ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का हटना, ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का हटना। तो यहाँ पर हाइड्रोजन तो हट गया, तो किसका हुआ है, हाइड्रोजन हट गया, तो किसका उपचयन हुआ है, तो सर क्लोरीन का उपचयन हुआ है। क्लियर है। अब इसी अभिक्रिया को आप यहाँ पे देखने से आपको पता चलता होगा कि उपचयन अपचयन क्या होता है। तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का जुड़ना तथा हाइड्रोजन का ह्रास दिखाई देता हो, ठीक है। या अगर इसका जस्ट उल्टा बोले, ठीक है, तो हाइड्रोजन का ऑक्सीजन का जुड़ना तथा हाइड्रोजन का हटना, ह्रास होता है, जबकि हाइड्रोजन का जुड़ना तथा ऑक्सीजन का हट जाना क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है। तो उपचयन अपचयन यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ भी है, मैं आपको दिखाता हूँ इसका डेफिनेशन कहाँ लिखा हुआ है। देखिए, अभिक्रिया में किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास होता है तो कहते हैं कि उसका अपचयन हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या कहता है, अपचयन हुआ है। किसी अभिक्रिया के समय जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो कहते हैं कि उसका उपचयन हुआ है, ठीक है, ऑक्सीजन का जुड़ जाना उपचयन, तथा अभिक्रिया में किसी पदार्थ का ऑक्सीजन का ह्रास होता है तो कहते हैं कि अपचयन हुआ है। क्लियर है, ये यहाँ पर लिखा हुआ है। अब यहाँ पर आगे और कुछ बात भी लिखा हुआ है, आपको पढ़ के सुना देता हूँ मैं, ठीक है। उपचयन अपचयन यहाँ पर एक साथ लिखा हुआ है, लेकिन हाइड्रोजन वाला यहाँ पर कंडीशन लगता है नहीं लिखा हुआ है, लेकिन हाइड्रोजन वाला कंडीशन आप इसका जस्ट उल्टा याद रख लेना। कौन सी, ऑक्सीजन का जुड़ना हाइड्रोजन का हटना उपचयन, हाइड्रोजन का जुड़ना ऑक्सीजन का हटना अपचयन, ठीक है। इस चीज़ को याद रख लीजिएगा। इसके बाद एक टॉपिक आता है संक्षारण। संक्षारण क्या होता है, ठीक है। जैसे कि आप देखते हैं कि लोहा या नमी युक्त किसी पदार्थ को, लोहा या फिर कोई अन्य धातु मेटल्स होता है, उसको अगर आप लंबे टाइम के लिए अगर कहीं रख देते हैं, लंबे टाइम के लिए अगर आप उसे कहीं नम वायु में रख देते हैं तो वह क्या हो जाता है, उसके ऊपर एक जंग लग जाता है, जंग की परत चढ़ जाती है, जिसे बोलते हैं कि वह संक्षारित हो गया, कोरोसिन्स बोला जाता है इसको, कोरोसिन्स, ठीक है।
आपने देखा होगा कि लोहे से बनी हुई वस्तुएं चमकीली होती हैं, लेकिन कुछ समय पश्चात उन पर लालमी युक्त रंग परत चढ़ जाते हैं। प्रायः इस प्रक्रिया को लोहे पर जंग लगना कहते हैं। काहे कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर पहले लोहा का कलर रेड नहीं था, बाद में यह लाल परत जो चढ़ गया है लोहा के ऊपर, यह जंग लग गया है, ठीक है, अर्थात यह लोहा को बर्बाद कर रहा है। तो प्यारे बच्चा, बर्बाद होता है तो इसको बचाने के लिए क्या करते हैं? लोहा के परत के ऊपर क्या करते हैं आप बताइए? ग्रीस लगाते हैं, पेंट करते हैं, या फिर आप बहुत सारे प्रोसेस द्वारा इसको बचाने की कोशिश करते हैं। तेल स्नेहक वगैरह का भी प्रयोग किया जाता है। इस प्रक्रिया में संक्षारण करते हैं। जैसे अगर यहाँ पर बात करें तो चांदी, वैसे तो बहुत कम रिएक्शनेबल है, लेकिन चांदी के ऊपर काली परत जो बैठी है, ठीक है, वह संक्षारण ही होता है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि संक्षारण की गंभीर समस्या से बचने के लिए क्या किया जाता है, ठीक है। ढांचे, पुल, लोहे के रेलिंग तथा धातु पर विशेषकर लोहे के वस्तुओं को बनाए बहुत क्षति होती है। लोहे को संक्षारण एक गंभीर समस्या है। क्षतिग्रस्त लोहे के बदलने में हर वर्ष अधिक पैसा खर्च होता है, ठीक है। इसको बचाने के लिए यहाँ पर बताया होगा, ठीक है, कि क्या करना चाहिए। आपको मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे नहीं है बच्चा लोग, लेकिन नीचे होना चाहिए, ठीक है। वैसे आप जानते हैं कि बचाव के लिए क्या किया जाना चाहिए, ठीक है। पेंट करना चाहिए, या फिर उसको पेंट के साथ साथ आप पढ़े हैं 8th क्लास में, क्या पढ़े हैं 8th क्लास में आप इस चीज़ को पढ़े हैं, वहाँ पर विद्युत लेपन करना चाहिए, पेंट करना चाहिए, और उसको और क्या कर सकते हैं बताइए? उसके ऊपर ग्रीस तेल वगैरह लपेट करके रखा जाता है, ताकि वह ऑक्सीजन का कांटेक्ट में ना आ पाए, जिससे कि वह रस्ट ना हो पाए, ठीक है। विकृत गंधिता क्या होता है प्यारे बच्चा लोग? विकृत गंधिता के बाद ये चैप्टर आपका लास्ट कर जाएगा, ठीक है। तो विकृत गंधिता क्या होता है? तेल एवं वसा युक्त पदार्थ थोड़े समय के बाद क्या हो जाता है? थोड़े समय के बाद अब उसमें टेस्ट में परिवर्तन आ जाता है, गंध में परिवर्तन आ जाता है, तो उसको क्या कहा जाता है? कि यह विकृत गंधिता हो गया, इसका टेस्ट में विकृति हो गया, टेस्ट इसका खराब हो गया है, इसीलिए यह विकृत गंधिता इसको कहा जाता है, ठीक है। स्वाद या गंध कैसा होता है? बदल जाता है, लंबा समय तक अगर आप छोड़ देते हैं तो वह बदल जाता है। जैसे यहाँ पर कह रहे हैं कि वसा अथवा तेलीय युक्त खाद्य पदार्थ जब लंबे समय तक रखा जाता है तब उसका स्वाद या गंध कैसा हो जाता है? तो वह बदल जाता है। उपचयित होने पर तेल एवं वसा विकृत गंधित हो जाते हैं, ठीक है, मतलब वे खराब हो गए हैं, उनमें ऑक्सीडाइज हो गया, ऑक्सीजन लग गया है, ठीक है। उनके स्वाद तथा गंध बदल जाती है, ठीक है। तेलीय या वसायुक्त खाद्य सामग्री में उपचयन को रोकने वाले पदार्थ, ठीक है, ऑक्सीकारक मिलाए जाते हैं, ठीक है, या वायुरोधी बर्तन में रखा जाता है। जैसे आप चिप्स नूडल्स को आप देखते होंगे कि नाइट्रोजन गैस के पॉकेट में रखा जाता है, ताकि वे लंबे समय तक उन्हें सुरक्षित रखा जा सके। अगर आप वसा एवं तेलीय युक्त खाद्य पदार्थों को लंबे समय तक सुरक्षित रखना चाहते हैं प्यारे बच्चा लोग, तो आपको करना होगा क्या? फ्रीजिंग में करके रखना होगा, ठीक है। टेम्परेचर को कम करके रखना होगा, क्योंकि बैक्टीरिया वगैरह कब प्रोपोगेट करता है? जब उसको अनुकूल टेम्परेचर और उसे नमी मिलता है, तभी बैक्टीरिया प्रोपोगेट करता है। क्लियर है? तो बच्चा लोग आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, तो दबा के लाइक और सब्सक्राइब खूब कीजिए, ठीक है, जम के कीजिए। ओके है।